नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज से हम देखेंगे भारत का भूगोल। जीएस पॉइंटर में मैंने आपको हिस्ट्री के तीनों पोर्शन करा दिए हैं। देखिए हिस्ट्री में हमने एंशिएंट हिस्ट्री भी आपको कंप्लीट करा दिया, मिडाइवल भी करा दिया, मॉडर्न भी करा दिया। ठीक दोस्तों? तो देखिए एक वीडियो एंशिएंट की है, एक वीडियो जो है मिडाइवल की है, 2 वीडियो मॉडर्न की है क्योंकि मॉडर्न ज़्यादा है इसीलिए 2 वीडियो थी। तो दोस्तों आप ज़रूर देखिए प्लेलिस्ट बनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप पेपर देंगे कोई भी, अभी पेपर होगा पुलिस का होगा तब भी आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ रिपीट मिलेंगे। लैंग्वेज भले ही चेंज हो लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा, आंसर वही रहेगा, ठीक? तो ये चीज़ समझिए थोड़ा लैंग्वेज का मॉडिफाई होता है, अभी हम बताएँगे कैसे-कैसे होगा, आप आगे आगे खुद ही देखेंगे। तो आज हम भारत का भूगोल कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा और सारी चीज़ें रिकॉल करिएगा। देखिए हम शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है कि वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं लगती है। दोस्तों 4 ऑप्शन रहे होंगे, उसमें मेघालय एक ऑप्शन है जिसमें नहीं लगती। अगर हम बात करें तो मेघालय का क देखेंगे, अगर मेघालय यहाँ है, तो इधर असम सीमा बनाता है। ये पूरा असम रहेगा इसके ऊपर, ठीक? असम है इसके ऊपर पूरा है। असम देखिए यहाँ भी आएगा आगे, यहाँ पर बांग्लादेश हो जाएगा। तो मेघालय पूरा इसी में घिरा हुआ है। असम और मेघालय बांग्लादेश के बीच में घिरा हुआ, तो यहाँ सीमा नहीं लगाएगा, ठीक? अगला है भारत के राज्य तटरेखा पे स्थित है, तो कितने 9 राज्य हैं। कैसे? देखिए पश्चिम में हमारे कितने हैं, तो 5 हैं पश्चिम में और 4 हैं पूरब में। कैसे? देखिए यहाँ गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटका, उसके बाद यहाँ देखेंगे तो तो केरल हो जाएगा। तो 5 ये हो गए, उसके बाद देखेंगे यहाँ तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो कितने होंगे? 5 4 9। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया है कि कर्क रेखा से होकर गुजरने वाले राज्य कौन-कौन से हैं? तो देखिए कर्क रेखा में एक आपको तरीका दे रहा हूँ, पश्चिम से मतलब चाहे पश्चिम से पूर्व याद कर लो, चाहे पूर्व से पश्चिम। ट्रिक तो पता है मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन वो कारगर तब होगी जब ऐसे एग्जाम्पल में पूछ लिए तो कौन-सा है, तो लेकिन क्रम पूछेगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। जैसे मित्र पे गमछा झाड़ काम करेगी, मैं मानता हूँ कर जाएगी, लेकिन दोस्तों जो है कारगर ये नहीं होगी, जब आपका क्रम लगाना पूछेगा तो कारगर नहीं होगी वो। देखिए हम बताएँ, यहाँ देखिए सबसे लास्ट में मिज़ोरम आएगा, मिज़ोरम के आगे थोड़ा होता है त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद फिर पश्चिम वो आ जाएगा हमारा बांग्लादेश, ठीक? ये क्या है? बांग्लादेश है, मैं गोल कर दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल के बाद आ जाएगा दोस्तों झारखंड, झारखंड के बाद आ जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा हमारा राजस्थान, राजस्थान के बाद आ जाएगा जो है गुजरात। तो देखिए कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 ये हो गए, 2 ये हो गए, 6 2 8 हो गए, ठीक? अब देखिए इसमें कौन-कौन से हो जाएँगे करके देखा मैं, तो देखिए त्रिपुरा मैंने बताया, मिज़ोरम मैंने बताया और पश्चिम बंगाल। तो ये चीज़ें हो गई, काम खत्म। अगला है आगरा व दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और दार्जिलिंग का तापमान 4 डिग्री होता है। क्योंकि दोस्तों एक ही अक्षांश पे ज़रूर हैं दोनों, लेकिन ये जो है ये हिमालय वाले क्षेत्र में पड़ेगा और ये जो है दार्जिलिंग जैसे हिमालय वाले क्षेत्र में पड़ जाएगा और ये वाली अगर हम बात करें तो ये हमारा उत्तर भारत के मैदान में पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्रफल आता है तो भारत के अंतर्गत मतलब विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल जो है 2.4% है। अगला क्वेश्चन है भारत का उपमहाद्वीप का वह देश जहाँ राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, श्रीलंका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला भारत में कन्याकुमारी अवस्थिति है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है, बताने की जरूरत नहीं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री है और कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होती है। तो दोस्तों खुद ही देख लीजिए उत्तर में पड़ेगा ना। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित भारत। बताइए दोनों क्वेश्चन सेम है कि नहीं? एक जो है आया है असिस्टेंट प्रोफेसर में और एक आया है जीआईसी में। दोनों दोस्तों सेम है और बस लैंग्वेज चेंज है। क्वेश्चन आंसर एक ही है, लैंग्वेज चेंज है। अगला वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है, कोलकाता है। ये ऑप्शन से क्वेश्चन होंगे दोस्तों, याद रखिएगा। बिना ऑप्शन के ये क्वेश्चन नहीं हो सकते, ठीक? क्योंकि सब जैसे रांची है कर्क रेखा के एकदम नजदीक है, गांधीनगर है कर्क रेखा के एकदम नजदीक है, लेकिन ये ऑप्शन से हम चूज कर पाएंगे, ऐसे नहीं चूज कर पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, उदयपुर, त्रिपुरा। अब हम ऑप्शन देखेंगे ना वहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी स्थित है गांधीनगर। दोस्तों लेकिन आपको ये अगर याद रहे थोड़ा तो ज़्यादा मैं बेटर कहूँगा, क्योंकि एग्जामिनर बनाएगा तो यही चाप देगा, यही चापने का मतलब यही छाप देगा। वो दोस्तों नया कुछ क्रिएट नहीं करेगा, मुझे पता है, ठीक? तो ये चीज़ ये आपको ऐसे हूबहू याद रहेगी तो थोड़ा आसानी रहेगी एग्ज़ाम में। अगला है कि वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में है वो मणिपुर है। अब दोस्तों देखिए मणिपुर की कहानी मैं बताऊँ आपको कैसे बता रहा हूँ। देखिए सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर, मिज़ोरम। ये वो राज्य है जो म्यांमार से सटे हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। मैंने आपको कई बार कहा है कि क्रम पूछ लेगा, आपको लगाना होगा। अब
और कई बार पूछा, पीसीएस में तो कई बार पूछा, आरओ में भी पूछा गया है, तो आपको क्रम याद करना पड़ेगा। कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक। अरुण को नाग से मणि मिली, जोरम, अब लास्ट में जोरम है, छोड़ दीजिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। ठीक। तो नाग से मणि मिलती है, नाग से मणि मिलती है, और मिजोरम यानी जोर से, अब जो भी कर लो, जोरम, जो भी याद करना हो कर लो, नीचे नहीं पता, लेकिन 3 आपको लाइन से ज्यादा है तो मिजोरम अपने आप याद हो जाएगा आपको। अब देखिए जो ये मिजोरम है, मिजोरम से करके देखा जाती है, तो करके देखा के उत्तर में ये मणिपुर पड़ जाएगा, पड़ेगा कि नहीं? देखिए अब ऑप्शन के हिसाब ही होगा दोस्तों, याद रखेंगे। अगला, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8, बताने की जरूरत नहीं। अगला है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु क्या है? मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री जो है पूर्वी कहलाती है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन अभी जो है पेट में पूछा गया था, अगले इस बार नहीं पूछा गया, 2023 में पूछा गया था, और 2023 नहीं 22 में पूछा गया था क्वेश्चन। और दूसरी चीज है, कई बार एग्जाम में आया है अलग अलग, पीसीएस में भी पूछा गया, आईएएस में भी पूछा गया, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे गए हैं। क्वेश्चन सिंपल हो कठिन हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता कि ये पेट में नहीं आएगा, ये उसमें नहीं आएगा। दोस्तों अभी देखो ना, पेट हिला के धक दिया था 2023 वाला, ऐसा नहीं है, तो हम कह नहीं सकते हैं, कोई भी चीज हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये इस एग्जाम में नहीं आएगा या इस एग्जाम में आएगा। जीएस का कोई ओर छोर नहीं होता दोस्तों, जीएस एक महासागर है, समझ लीजिए। उस सागर से हमें बूंद भर जो है, बूंद से भी छोटा अंश निकाल के एग्जाम निकालना होता है, और वो सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ ना। तो ये सारी चीजें होती है, तो आप टेंशन न लीजिए, बस पढ़ते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर है, मेरा तो मानना है प्रीवियस ईयर लाख लाख 2 लाख 4 लाख जो भी हो, सारे रट डालो, पीसीएस कराए या आईएएस कराए या जितने भी, सारे एग्जाम कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों नया जब कुछ बचे तब दीजिए जाके, आप देखेंगे 20 में 25 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन वो करंट वाले बचेंगे, उन पे ध्यान दीजिए, हो गया काम। तो ये सारी चीजें ना। देखिए अगला लिखा है 10 डिग्री चैनल, ये तो देख ही चुके, ये भी हो गया। अब देखिए भारत का मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय कितना है? तो 2:30 बजा है, कितना? 2:30 बजेगा। अगला, भारतीय मानक समय यमोत्तर से सबसे नजदीक शहर कौन सा है? मिर्जापुर है दोस्तों, मिर्जापुर है, नैनी है, ये सारे शहर में आपको मिलेगा। जैसे भारतीय मानक समय लिया जाता है प्रयागराज, नैनी से। जब मैं वो प्रयागराज गया तो मैं बहुत खुश होता था कि यहाँ से गुजरती है, अरे यहाँ से समय होता है। लेकिन फिर धीरे धीरे और चीजें जानकारी होती गई। ठीक। अगला है मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है 8 डिग्री चैनल। अगला है 9 डिग्री चैनल जो है स्थित है लक्षद्वीप मिनिकॉय। देखिए दोस्तों मैं याद करा दूं, 8 डिग्री और 9 डिग्री। देखिए मालदीव और मिनिकॉय, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कितने हैं? तो 8 डिग्री हो जाएगा। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कितने हैं? 9 डिग्री। देखिए कैसे याद करना है, मैंने कैसे याद किया। देखिए इसमें मालदीव में भी माँ है, इसमें भी माँ है कि नहीं? मालदीव और मिनिकॉय दोनों में सेम सेम है कि नहीं, बताइए आप। माँ यहाँ है, माँ यहाँ है। अब 8 भी तो भैया सेम है, ऊपर और नीचे दोनों में सेम सेम है कि नहीं? 8 भी सेम है, माँ भी सेम है, तो दोनों, तो मालदीव मिनिकॉय याद हुआ, कभी भूलेंगे नहीं। अब जो बचेगा वो फिर लक्षद्वीप मिनिकॉय कर दो, समझे कि नहीं? तो इस तरह हम याद किए थे, आपको भी मैंने याद किया। मैंने बताया ना कि जीएस में मेरे छोटे छोटे जो कीवर्ड हैं या छोटे छोटे रिलेट करना है, वो मुझे बहुत हेल्प करते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा करते हैं। आप देखेंगे कि मैं कैसे जो है चीजें रिलेट करता हूँ, उससे आपको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे यूपी पीसीएस मैंने पढ़ा, यूपी स्पेशल मैंने पढ़ाया। यूपी स्पेशल दोस्तों वैसे शायद कोई किसी ने पढ़ाया हो, मैं मानता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने इतनी चीजें रिलेट की कि बच्चों को रट गया पूरी तरह से। जो जो पढ़ा है मुझसे या जिसे जिसे पढ़े हैं, मतलब बताए, फीडबैक दिए अपने, बहुत मजा आया है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं, आप न पढ़े हैं तो आपकी गलती है दोस्तों, या आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला लिखा गया अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST पर होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय का समय क्या होगा? तो 7 बजे प्रातः। दोस्तों देखिए 2 घंटे गुजरात जो है, ये 2 घंटे आगे है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश, और दो गुजरात 2 घंटे पीछे है। तो सीधी सी बात, अगर आगे है तो सुबह जल्दी 5 बजे इसके यहाँ होगी, उसके यहाँ क्या होगी? 7 बजे होगी। तो 2 घंटे का अंतर है, तो 2 हो गया, समझ में कि नहीं? अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जहाँ सूरज सबसे पहले दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है। भारत ने नई सॉरी सहस्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर 92.5 मतलब 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व में पड़ती है। ठीक, इस तरह याद कर लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। और ये अरुणाचल प्रदेश का क्विथो होगा। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान कौन सा? उज्जैन है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
है कि नहीं? ऐसे ही याद करना पड़ेगा इसे। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत पाकिस्तान के बीच। डोरल लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन दिया है सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी, तो ये है श्रीनगर को। अगला ये अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है, तो सौराष्ट्र यानी ये गुजरात में पड़ता है तो 7 बज जाएगा। अगला है देखिए लैंग्वेज चेंज है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, खुद देख लीजिए। क्वेश्चन सेम है, रिपीट हुआ सेम है लेकिन लैंग्वेज चेंज है। भारत का प्राचीनतम भाग कौन है? दक्कन का पठार। दोस्तों बहुत मजबूत है। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन अब देखिए संघ राज्य क्षेत्र में देखते हैं। लिखा है भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है, गुजरात की है। सिलवासा किसकी राजधानी है? दादर एवं नगर हवेली की। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? दिल्ली है जनसंख्या के आधार पर। अगला है सारनाथ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश, ये कहाँ है? बनारस में। अगला है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो लद्दाख का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। अगला उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है, तो ये सिक्किम है दोस्तों। अगला हुआ राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो त्रिपुरा है दोस्तों, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। अगला भारत का सबसे छोटा क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है दोस्तों। यहाँ जनसंख्या भी बहुत कम है, 3-4 लाख के आसपास है। अगला हुआ शहर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, गुवाहाटी। देखिए ऑप्शन से रहा होगा, ऑप्शन दिया रहा होगा, तो वहाँ जैसे असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है? और जो दिसपुर है, जबकि ये शहर है गुवाहाटी वहाँ का ना, तो ये अलग हो जाएगा। सीमावर्ती अगर हम देखें बॉर्डर बॉर्डर लाइन कंट्री, जैसे मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है भारत और चाइना के बीच। अगला भारत के वे राज्य या संघ राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, जैसे पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात है, तो ये सारे। दोस्तों हमेशा मैप आप बना के याद किया करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। देखिए ये आपको पता है गुजरात पड़ेगा, गुजरात के बाद राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद पंजाब आएगा, पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर आएगा, यहाँ पे हरियाणा है हमारा। ठीक, तो हरियाणा आप हटा दीजिए, बाकी ये वाली लाइन से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, तो त्रिपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जब ये जो क्वेश्चन पूछा गया होगा तो ये ओल्ड क्वेश्चन देख लीजिए, 2003 का है। अगर हम बात करें ये जम्मू कश्मीर के 2 पार्ट हो चुके हैं, तो जम्मू कश्मीर और जो है लद्दाख, तो ये दोनों लगेंगे। ठीक, इससे तो ये 2 यूटी हो जाएंगे और 3 राज्य हो जाएंगे। ये 3 राज्य हो जाएंगे, 2 यूटी हो जाएंगे। अब याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे वो हालात जिसके 3 मतलब 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ हैं, तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा-सा लैंग्वेज चेंज कर दिया। वो हालात जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी है, तो मिज़ोरम है दोस्तों। मिज़ोरम मैंने बताया नहीं था? देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। मैं याद करा दूँगा, बस आपको बने रहना होगा, देखना होगा। तो ये जो मिज़ोरम है ना, ये वो से बांग्लादेश से भी लगाता है और ये तो म्यांमार से लगता ही है। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों को उत्तर से दक्षिण देख लिए, पूछ लिया ना क्रम, उत्तर से दक्षिण अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मैं आपको बताऊंगा ना कि मतलब क्या है, कितने बार पूछा जाए, 2013 में पूछ लिया क्वेश्चन और ये रिपीट होगा। अभी देखेंगे आप आरो यारो या और कोई भी पेपर उठाएंगे, कई सारे अभी रिपीट होंगे, आपको दिखेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट। देखिए जैसे घोगला है, ये कहाँ का है? द्वीप का है। कासरगोड कर्नाटक का है। कप्पड़ केरल का हो जाएगा। रूसीकोंडा देखिए कोंडा लग गया है तो ये आंध्र प्रदेश में जाएगा। ठीक, थोड़ा मतलब एक सेंस होता है कि हमें क्वेश्चन कैसे डील करना होता है। जैसे वेलिकोंडा, ये सारी जो कोंडा वाले हैं, अर्जुन कोंडा, ये सब तो आपको जैसे मिले तो आप अरुणाचल प्रदेश की ओर मूव कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं? अगला दिया हुआ भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तट से 12 समुद्री मील तक है। अगला क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, वो कौन सा है दोस्तों? मणिपुर है। कौन सा है? मणिपुर। देखिए मैंने बताया आपको मणिपुर वाले मतलब याद करा ही दिए, तो कर्क रेखा मणिपुर से न जाती होगी, वहाँ 4 ऑप्शन रहे होंगे जिसमें से ये वाला चूज करना हो। मणिपुर मिजोरम में कंफ्यूज ना हो जाए, मिजोरम में जाती है, मणिपुर में नहीं जाती। अब देखिए लिखा सही समय, जैसे चंडीगढ़, चंडी क्या है? प्रशासनिक नगर है। शांति निकेतन शैक्षिक नगर है। धनबाद क्या है? खनन नगर है। उसके बाद अबू धाबी पर्यटन के लिए। देखिए दोस्तों अगर हम खनन करेंगे तो हो सकता है धन हमारा बर्बाद हो जाए। क्या हो जाएगा? बर्बाद। धन बर्बाद यानी धनबाद। ठीक, खनन, तो ये खनन का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, वो भी कहाँ है? धनबाद में है दोस्तों। अगला है पर्वतीय पठारी एवं मैदानी क्षेत्र। देखते हैं पर्वत एवं पठार के बारे में। लिखा देवसा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नीति दर्रा कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। अगर हम बात करें चांगला कहाँ है? लद्दाख में है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। अगला दोद्दा बेटा चोटी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है, ये नीलगिरी पहाड़ी है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, हिमालय में त्रिशूल शिखर। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है बटेश्वर पहाड़ी, जो है कहाँ है? भागलपुर बिहार में पड़ती है बटेश्वर पहाड़ी। अगला है बिलारी पहाड़ी, कर्नाटक। बिल्ली जो है नाटक करती रहती है हमेशा, देखेंगे बिल्ली यानी बिलारी नाटक।
तो मतलब आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है चिन श्रृंखला, तो ये है कहाँ? मणिपुर में। अगला है धोसी पहाड़ी, महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। आगे अगर हम देखें तो देखिए तमिलनाडु में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? दोड्डा बेटा। राजस्थान की गुरु शिखर है। नागालैंड की सारामती, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगला है मध्य प्रदेश की धूपगढ़ की है। क्या है? धूपगढ़। तो ये सारी चोटी इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। अगला है गुल्ला मांधाता शिखर, कहाँ? हिमालय पर है। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? इलायची या कार्डेमम पहाड़ी है। अगला है जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है। अगला है कि खनिज भंडार रोग पाया जाता है। मैंने बताया था खनिज, जैसे लोहा है, धात्विक खनिज है, और ये सब धड़-धड़ होता है। खनिज क्या हो गया? धड़-धड़ यानी धारवाड़, धड़-धड़ यानी धारवाड़। कोयला किसमें पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, गोंडवाना लैंड की। तो देखिए कोयला, कोयला क्या होता है? काला होता है। कोयला क्या होता है? काला। और साउथ के गुंडे भी क्या होते हैं? वो भी काले होते हैं। साउथ के गुंडे भी क्या होते हैं? काले होते हैं। कोयला भी काला होता है। तो गुंडे से गोंडवाना, तो कोयला यानी काला। तो आप इस तरह रिलेट कर सकते हैं, आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये कंफ्यूजन आपके दूर करेगा। और एक्चुअली याद रखिए जब कंफ्यूजन होती है ना तो बहुत बड़ी समस्या होती है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं छोटी-छोटी जो मेथड है अपने खुद बनाया हूँ दोस्तों, वो मेथड आप तक पहुँचाया करता हूँ। मेरी हर ऐसी कोई वीडियो नहीं होगी जहाँ मैं आपको रिलेट करना ना सिखाऊँ। दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ, कल मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने गवर्नर जनरल पढ़ाया था। मतलब वो समझ लीजिए कि रामायण है, 1757 से लेकर 1948 तक की जितनी भी घटनाएँ इम्पोर्टेंट है, सारी घटनाएँ उसमें मैंने बता दी है। 18 मिनट की वीडियो है, जो लोग नहीं देखे प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें, बहुत बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। और यकीन मानिए मतलब मिलेगा तो मिलेगा, बस इतना समझिए आप। आरओ का पेपर हुआ तो वहीं से क्वेश्चन था दोस्तों, वही 18 मिनट की मतलब वही पीडीएफ थी, सेम टू सेम थी, वही पीडीएफ मैं आपको पढ़ाया हूँ। मतलब 18 मिनट की वीडियो में इतनी अगर जानकारी आपको मिल रही है तो गलत नहीं दोस्तों, बहुत बेनिफिट होगा। एक बार ज़रूर आप करें, ठीक? अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, लिखा है खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है तो धारवाड़ है। अगला यह एक भ्रंशोत पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा विशाल से आच्छादित है। ये सही कथन संबंधित है पश्चिमी घाट से। अगला कंचनजंगा शिखर स्थित है, तो ये भारत में है। अक्साई चीन का भाग है, लद्दाख पठार है। लिखा है हिमालय मतलब पर्यायवाची है, तो महान हिमालय का। अगला दिया पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, तो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है वो है धौलाधर और पीर पंजाल, ठीक दोस्तों। अगला है उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन में नीलगिरी है। नीलगिरी पे मैंने बताया था टोडा जनजाति भी रहती है। क्या रहती है? टोडा जनजाति। अब ये सब मैंने इतनी ट्रिक बता दी है, देखिए जनजातियों की आपने जनजातियाँ भी नहीं देखी दोस्तों। 10-12 मिनट की वीडियो है, वो जनजाति आप देख लेंगे, आपके कम से कम 50 क्वेश्चन भी तैयार हो जाएँगे, आपको सारी ट्रिक भी मिल जाएगी जनजातियों की। लेकिन देखेंगे नहीं आप, कितनी भी मैं बता दूँ, अगर मैं थोड़ा-सा हट जाऊँ बुक से तो आप लोग देखेंगे नहीं। भले ही मैं हाथ से टाइप करूँ, मेहनत करूँ, लेकिन उसे आप ना देखेंगे। वही चीज़ कोई दूसरा पढ़ाए 1 घंटे तक पढ़ाएगा, 40 जनजातियाँ ना कंप्लीट कराएगा, ना याद कराएगा हो तुमको, ना कोई ट्रिक बताए, लेकिन उसका ज़रूर देखोगे। लेकिन मैं 10-15 मिनट की वीडियो बना दूँ जनजाति की या कोई भी जिसमें ट्रिक बताऊँ, उसे देखने में आप लोगों की हालत खराब हो जाती है, पता नहीं क्यों? तो ये सारी चीज़ें हैं, कभी-कभी दुःख होता है लेकिन फिर भी दोस्तों कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं बनाता ही नहीं, ट्रिक-व्रिक कुछ नहीं, जो बुक है पढ़ा दो भैया, ठीक है, तो चल रहा काम, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, यकीन मानिए दोस्तों, जितना हो सकता है इसे मिलता हो, उससे दोगुना मैं दान दे देता हूँ या मैं खर्चा कर देता हूँ, ठीक? लेकिन मतलब वो है सब अपना-अपना शौक है। देखिए अगर हम बात करें कार्डामम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है, वे क्या है? केरल और तमिलनाडु पर। सॉरी दोस्तों, देखिए ये याद रखिएगा कि केरल और तमिलनाडु पे कौन सी कार्डामम पहाड़ी। अगला भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी है। नंगा पर्वत अवस्थित है जम्मू कश्मीर में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लघु हिमकाल माना जाता है, तो ये कब से मानते हैं? 1650 से 1870 ईस्वी। अगला दिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? सैडल पीक। अगला कुल्लू घाटी, तो धौलाधर पीर पंजाल। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक, सबसे नवीन है। धौलाधर पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित है। ये कहाँ है? तो लघु हिमालय में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां स्थित है, तो सतपुड़ा के मध्य स्थित है और ये भ्रंश घाटी में बहती है। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, सबसे ऊंची चोटी के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। नागालैंड की सारामती, देखिए फिर रिपीट हुआ। तमिलनाडु की डोडा बेटा, ये भी रिपीट हुआ। उत्तराखंड की नंदा देवी, पता ही है आपको। आगे अगर हम बढ़े, देखिए नोकरेक हिमालय में है, यानी मेघायल, मैं घायल होगा, नो क्रैक नो क्रैक,
यानी मैं चिल्लाऊँगा नहीं, नो क्राइम, नो क्राइम। तो नोकरेक हो गई मेघालय की। अगस्त मलाई, ये कहाँ की हो गई? केरल की। देखिए करेला खाने के बाद हमें मलाई खानी है, क्या खानी है? मलाई, तो अगस्त मलाई। नंदा देवी उत्तराखंड की है ही है। देहांग, दिबांग तो अरुणाचल प्रदेश की है, देहांग और दिबांग। दिबांग नदी भी सुने होंगे। मैकाल रेंज स्थित है छत्तीसगढ़ में दोस्तों। जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य है तो लेह है स्थित है। पठारी अगर हम क्षेत्र की बात करें, दंडकारण्य है छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के क्षेत्र में। मेघालय का पठार है प्रायद्वीपीय खंड का ही। दोस्तों देखिए जो ये प्रायद्वीपीय भारत है ना, इसी का है भाग मेघालय पठार। जैसे देखिए ये इस तरह था दोस्तों, मेघालय तक जाता था, ठीक। लेकिन जो नदी थी गंगा नदी, वो आती इतना मतलब जो है यहाँ कटाव हो गया और ये भाग गया धस, ये नीचे वाला। तो ये वाला जो यहीं पे रहेगा तो ये वाला इधर रहेगा और ये बीच वाला धस गया। तो ये चीज है, तो ये किसका है लेकिन भाग? तो मेघालय का पठार जो प्रायद्वीपीय भारत का है, याद रखिएगा। अगला दिया है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल मतलब विस्तार है तो प्लेस्टोसीन और अभिनव जमाव का। अगला उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है तो भाबर कहा जाता है। अगला अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम, जैसे सिंधु बेसिन, इंडस बेसिन पंचनद में सम्मिलित नहीं है तो सिंधु नदी जो है पंचनद में सम्मिलित नहीं है। अगला सिंधु का उद्गम क्या है? कैलाश श्रृंखला है। वह नदी जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है वो सतलज है। दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। किशन गंगा एक सहायक है झेलम की, किसकी है? झेलम की, ठीक। अगला दिया सोन नदी। सोन नदी का वास्तविक जो है स्रोत क्या है? शहडोल जिले में अमरकंटक। अगला हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन है? सतलज है। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है वो सतलज है। और किस दर्जे से? 717, 7 से शिपकला, शिपकला दर्जे से भारत में प्रवेश करती है, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है वह नदी जिसका भारत में यही होगा। ब्यास और सतलज नदियों के मध्य मैदान को कहते हैं विष्ट। क्या कहते हैं? विष्ट। देखिए वी से ब्यास और सा से सतलज, तो ये बन जाएगा विष्ट। अगला दिया है कि ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में देखते हैं। लिखा वह नदी जिसमें माजुली नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। वह नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है वो तीस्ता नदी। दोस्तों आपको पता था? नहीं, ये आज पहली बार आपको पता चला होगा कि वह नदी पहले की मतलब जो पहले गंगा की सहायक थी वर्तमान में किसकी है? तो ब्रह्मपुत्रा की है, तीस्ता नदी है, सिक्किम से जो है निकलती है। आगे हम बात करें नदियों की, जो है मतलब हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण क्या है? नदी अपहरण। वह नदी जिनके स्रोत बिंदु पॉइंट बिगिनिंग लगभग एक ही है वो ब्रह्मपुत्र और सिंधु है। अगला दिया गंगा बेसिन के बारे में देखते हैं। देखिए लिखा है कि भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है तो जोंक नदी नहीं है। अगला फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम होता है पद्मा। अगला है वह स्थान जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती है वो देवप्रयाग हरिद्वार। अगला दिया है कि अध्योरोपित नदी का उदाहरण है तो ये कौन सा है? चंबल नदी। कौन सी है? चंबल। अगला ये बेतवा नदी मिलती है तो यमुना से मिलती है। मैंने आपको बताया था कि ये मान लीजिए हमारी यमुना नदी है, प्रयागराज में मिलती है, ये गंगा नदी है, मतलब गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसकी सहायक नदियां थी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी जो 4 नदियां हैं इनका क्रम भी पूछा कई बार और आपको ऐसे भी याद रखना, तो यही है बेतवा नदी यमुना की सहायक है। अगला वह नदी जिसके तट पे बद्रीनाथ शहर है वो अलकनंदा है दोस्तों। अगला वह नदी उदाहरण है, मतलब नदी गंगा नदी उदाहरण है तो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है दोस्तों, यानी हिमालय के पहले की जो नदियां हैं उसे पूर्ववर्ती मतलब जो है पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं, हिमालय के पहले की नदी है, ठीक। और गंगा नदी जो है अगर बात करें तो गंगा नदी हिमालय के बाद की नदी है, समझ में कि नहीं? मतलब अगर आप जैसे देखिए हिमालय क्या है, जो हिमालय को गंगा नदी जो काट दी है, जैसे सिंधु नदी क्या है, अगर हम बात करें तो सिंधु नदी को कहते हैं मतलब हिमालय के पहले की नदी सिंधु नदी है, ठीक। हिमालय के बाद की नदी जो है गंगा नदी उदाहरण है तो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। इसे मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे गंगा नदी मान लीजिए बह रही, देखिए इस तरह समझिए, जैसे गंगा नदी है तो ठीक, हिमालय के पहले की नदी जो है हमारी गंगा। पूर्ववर्ती नदियों में मैंने आपको एक वो दिया था, हम देखें दोस्तों तो यहाँ पे हमें ये वाला जो है थोड़ा उल्टा लग रहा है। जैसे ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु नदी है, ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, लेकिन ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण जो है गंगा नदी नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो है थोड़ा-सा वो है, मैं रुको 1 सेकंड देख लेता हूँ कि यहाँ मतलब क्या होगा, उसके बाद फिर बता रहा हूँ, ठीक? क्योंकि गलत नहीं बता सकता यहाँ, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में एक बार मैंने डाला था, तो पूर्ववर्ती नदी शायद ये उदाहरण नहीं था या इसकी जगह कुछ और होगा। मैं एक बार कन्फर्म कर लूँ तो मैं आपको बताऊँ, 1 सेकंड रुक जाइए बस।
देखिए दोस्तों, इसमें मैंने देखा है, देखिए अगर यहाँ लिखा है गंगा नदी उदाहरण है, तो ये पूर्ववर्ती अपवाहकट है। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम सही कर सकते हैं, ठीक? कि इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्योंकि इससे पहले अगर पूर्ववर्ती अपवाह हम देखें दोस्तों, तो सिंधु भी है, सतलज भी है और ब्रह्मपुत्रा नदी भी तीनों हैं, ठीक? हिमालय से पहले जो नदियाँ बनी हैं, यानी हिमालय बनने से पहले जो नदियाँ बहती थी, वो सब पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, यानी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है, तो उसमें गंगा भी शामिल है, ठीक दोस्तों? अगला है वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, वो काशी है, कोसी है, सॉरी दोस्तों, कौन सी है? कोसी। दोस्तों देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आप एग्ज़ाम में पहला परसेप्शन ये बनाइए कि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ठीक? पढ़ें आप, बढ़िया है, अच्छी बात है, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन आंसर तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ामिनर मानेगा और हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सही करना होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन देखेंगे ज्योग्राफी में, खासकर दोस्तों, ठीक? क्योंकि करके देखा जैसे पूरा क्वेश्चन है, करके देखा 8 राज्यों से गुजरती है, तो देखिए अलग-अलग क्वेश्चन कितनी बार बने हैं, बने कि नहीं? तो हमें वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग डील करना होगा। वैसे ही मैं आपको कहता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन करें, चाहे नदी करें, चाहे जो करें, तो ऑप्शन पहले हमारी प्रायोरिटी होगी कि ऑप्शन में पूछा क्या है, हमें वो बहुत ध्यान से देखना होगा, ठीक? आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन, वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित, कई बार बताया यूपी स्पेशल में ताप्ती नदी हो जाएगा। लिखा है कि गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, वो गोमती नदी हो जाएगा। अगला दिया है कि गंगा की सहायक जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है, वो सोन हो जाएगा। कौन सी नदी है? सोन। जैसे मैंने अभी आपको बताया, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस, सोन, तो ये सोन जो है ना, ये देखिए उत्तर की ओर है कि नहीं? यमुना का उद्गम स्थान यमुनोत्री, बंदरपुच। कृष्णा का महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, नासिक। श्रेणी का साई मंदिर यही है। अगला है कि जो है, सॉरी, यहाँ पे कौन है, एक मतलब त्र्यंबकेश्वर जो है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उसमें जो है एक ज्योतिर्लिंग ये भी है दोस्तों। अगला महानदी तो सिवासा पहाड़ी, ठीक। साईं मंदिर भी यही है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अगला, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे हैं, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अगला, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। अगला है, भारतीय नदियों में जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो गोदावरी का है दोस्तों, जो भारतीय प्रायद्वीप नदी है। देखिए भारतीय नदियों में पूछा है, तो यहाँ प्रायद्वीप होना चाहिए, या फिर ऑप्शन में शायद जो है ऊपर की नदियां न दी हों, तो ये दिया हो, ठीक। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने बताया ना, चूज़ करना पड़ेगा। हो सकता है गोदावरी दिया हो, कृष्णा दिया हो, कावेरी दिया हो, नर्मदा दिया हो सकता है ऊपर की नदी ही ना दिया हो, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब दी ही ना हो ना, तो ये चीज़ है। अगला, कृष्णा बेसिन, कृष्णा नदी का जो कृष्णा नदी है, ये किसकी सहायक, इसकी सहायक नदी क्या है? तेल है। कृष्णा नदी की सहायक नदी, सॉरी, नहीं है, तो तेल नदी नहीं है, ठीक दोस्तों। तेल उड़ीसा में बहती है। महानदी की सहायक किसकी है? महानदी की सहायक तेल नदी है। मैंने आपको कई बार पढ़ाया अलग-अलग, ध्यान ही ना होगा आप लोगों को तो क्या ही कहें। अगला, मालप्रभा, ये कृष्णा की सहायक है। हेमावती कावेरी की है। मंजरा गोदावरी की, प्राणहिता गोदावरी की है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, नदी जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है वो ताप्ती नदी है। कौन सी? ताप्ती और नर्मदा। देखिए गोदावरी की हो जाएगी वैनगंगा, नर्मदा की तवा। मैंने बताया था तावा पे रोटी नरम नरम रहती है, तो तवा यानी तावा, और नरम से नर्मदा। अगला दिया हुआ कि कृष्णा, तो कृष्ण जी को दूध, मट्ठा, मक्खन ये सब पसंद था मान लीजिए, तो मक्खन ज्यादा पसंद था, दूध से बनता तो दूध गंगा हो जाएगी। कावेरी, हेमावती, हेमा जो है कब आ रही है, हेमा जो है कब आ रही, तो कब से कावेरी, हेमा से हेमावती, ठीक। अगला दिया है, वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है, वो ताप्ती नदी हो जाएगी। अगला, कोसी नदी का स्रोत स्थल है माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में। लिखा, वह नदी घाटी बेसिन जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, वो महानदी है। वह भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, वो नर्मदा और ताप्ती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिहंद परियोजना कहाँ है, तो रिहंद पे है। नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी, माता टीला बांध, बेतवा। मैंने बताया था माता और बेटवा इनका संबंध रहेगा, और परीक्षा देने जाएगा बेटवा, यानी परीक्षा बांध भी कहाँ है? बेटवा नदी, ठीक। पोचमपाद, ये गोदावरी हो जाएगा, तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी? वैगई है, ठीक। मदुरई कहाँ है? वैगई नदी के तट पर है। लिखा है, पश्चिमी वाहिनी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों में बहती नर्मदा है। रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी नर्मदा और ताप्ती है। वह भारतीय नदी जो एस्चुरी का बनाती है, वो ताप्ती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती। अमरकंटक का उद्गम नर्मदा। नर्मदा प्रवाहित होती सतपुड़ा और बिंद के मध्य। यहाँ पे है सतपुड़ा, यहाँ पे हो जाएगा बिंद, सॉरी इस तरह होगा, बिंद, सतपुड़ा, इनके मध्य नर्मदा है। यहाँ जो है हो जाएगा अजंता, इनके मध्य ताप्ती हो जाएगा, ठीक। अगला दिया हुआ है कि जो है ज्वारनद बनाने वाली नदी नर्मदा हो जाएगी। कावेरी नदी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ी में,
वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं कावेरी, दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी, दामोदर किसकी सहायक है तो हुगली की है। लिखा है भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं वो दामोदर है। लिखा है भारत दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं तो वृक्षनुमा रखती हैं। अगला क्वेश्चन है दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम है तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में केनवा और बेतवा केन व बेतवा इनको जो है लिंक किया गया है दोनों को। ठीक। अगला हगरी जो है सहायक है तुंगभद्रा की, हगरी है दोस्तों। अगला संकोश नदी है असम और अरुणाचल प्रदेश में बहती ब्रह्मपुत्र की सहायक है, वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। अगला दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह है पश्चिम से पूरब है, दक्कन पठार में दोस्तों पश्चिम से पूरब है, सही बात है, इस तरह बहती हैं ज्यादातर नदियां, सिर्फ भ्रंश घाटी वाली छोड़ दो तो। अगला दिया गंगा, गंगा की सहायक सोन है, गोदावरी की क्या है मंजरा, क्या है मंजरा, और कृष्णा की है भीमा, और जो है भीम और कृष्ण देखिए तो रिलेट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, बहुत मजा आएगा। अगला है नदियों के किनारे स्थित नगर, देख लेते हैं। विष्णु प्रयाग नदियों के संगम पर स्थित है धौली गंगा और अलकनंदा। धौली स्थित है तो भुवनेश्वर, लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि सिंधु नदी के किस तट पे है तो ये दायां तट हो जाएगा, तो लेह जो है दाएं तट पे है। ठीक। अगला दिया है कि नासिक कहाँ है, गोदावरी के किनारे है, औरंगाबाद शहर है खिड़की, औरंगाबाद का सॉरी पुराना नाम पूछा है तो ये पुराना नाम क्या है औरंगाबाद का, ये हो जाएगा खिड़की, क्या हो जाएगा खिड़की हो जाएगा औरंगाबाद का पुराना नाम। ठीक दोस्तों, एक सेकंड पसीना जो है गिर गया है मोबाइल पे, थोड़ा इसे साफ कर लेते हैं, नहीं पेन ना चलेगा। देखिए अगर हम आगे बात करें तो अहमदाबाद की, अब अहमदाबाद जो है अपनी स्थापना की जयंती मना रहा है 16वीं। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराना हो जाएगा। तटीय तटीय भाग एवं द्वीप समूह, देखिए पूर्वी भाग में कोरोमंडल तट अवस्थित है, नगरीय केंद्र कौन है नागापट्टिनम। ठीक। कोरोमंडल तट जानते हो कौन सा है, ये वाला तट है पूरब में जो है जैसे ये है तो पूरब में जो ये वाला तट है ये कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक। उसके बाद देखिए कृष्णा व डेल्टा केप कोमोरिन में स्थित है तो कोरोमंडल तट वही हो जाएगा। श्रीहरिकोटा स्थित है तो पुलकट द्वीप, पुलकट झील। अगला देखिए पश्चिमी भाग अगर हम बात करें तो दोस्तों देखिए ये है कि कोरी क्रीक निवेशिका कहाँ है, कच्छ के रण में है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे आप। अगला दिया है केरल के कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। अगला वह क्षेत्र जिसमें औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु है वो केरल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है तो अमीन द्वीप नहीं है। अगला भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है वो कौन सा है, रामेश्वरम है, कौन सा है रामेश्वरम। अगला भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है, सालसेट। कैसे, क्योंकि मुंबई शहर ही जो है सालसेट पे बसा है तो सबसे ज्यादा आबादी है कि नहीं मुंबई में, तो हो जाएगा। अगला है पाक की खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। अगला है वेली कोंडा, कोंडा जैसे आ गया यह आंध्र प्रदेश का होगा तो आंध्र प्रदेश कहाँ है, पूर्वी घाट है। अगला क्वेश्चन दिया है कि वेयंत शखोधर ये है कच्छ की खाड़, पीरम खंभात की, द्वारका अरब सागर तट, द्वीप क्या है काठियावाड़ जो है तट। ठीक, इनकी सबकी अवस्थिति है, याद करना पड़ेगा। भारत में बैरन ज्वालामुखी कहाँ, अंडमान निकोबार है, वह द्वीप जो भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकॉय। अगला अन्य तट, लिखा केरल तट को किस नाम से जानता, मालाबार तट है। वह भारत का वह सेल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला, तो कोयला यानी काला यानी गुंडा गोंडवाना। अगला है वेली कोंडा संरचना पूर्वी घाट। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं, प्रमुख घाटियां और उसके बाद है प्रपात यानी जलप्रपात, उसके बाद है झील। देखिए अगर हम बात करें वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में है वो सियाचिन है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है, ये भारत का नियाग्रा वाटरफॉल भी कहलाता है। अगला सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है भारत और पाकिस्तान के बीच, सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है। फूलों की घाटी उत्तराखंड है, वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमायूं परिक्षेत्र में पड़ता मिलान है। लिखा भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में दोस्तों। अगला प्रपात देखते हैं वाटरफॉल्स, लिखा शिव समुद्रम ये कावेरी नदी पे है, जोग जलप्रपात शरावती पे है। आगे अगर हम बात करें वट्टाप्राई जलप्रपात पछियार नदी पर है, धुआंधार नर्मदा नदी पर है। ठीक। अब देखिए कैसे याद कराए थे, अभी मैंने बताया कि नरम तो तावा, यानी अगर तावा गर्म होगा तो उस पर रोटी क्या बनेगी, नरम। और अगर हम तावा जिसे चढ़ाएंगे तो धुआं भी तो आएगा, चूल्हे पर धुआं आएगा कि नहीं, धुआंधार हो जाएगा, तो नर्मदा नदी धुआंधार। तो थोड़ा सा मतलब याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा दोस्तों। अगला है बूढ़ा घाघ प्रपात, ये बूढ़ा नदी पर है। अगला हिमाचल प्रदेश है मणिकर्ण, कहाँ है, मतलब गर्म झरने हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है।
अब उड़ीसा में तप्त पानी है, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी है और हरियाणा मतलब राजस्थान में नारायणी। देखिए राजा का स्थान यानी नारायण है, नारायण का स्थान जो है ऊंचा होता है यानी राजस्थान, तो थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे याद हो जाएगा। अगला है ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है ग्रेफाइट है। बरकाना जलप्रपात स्थित कर्नाटक में है, खंडाधार उड़ीसा में है, बाझाचल केरल में है, पलामी जो है हिमाचल प्रदेश में है। आप नाम ही न सुने होंगे दोस्तों, कभी आ जाएगा क्वेश्चन तो लगेगा कहाँ से आया है, जबकि प्रीवियस ईयर ही है। अगला सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुचिकल जो है कहाँ है, तो कर्नाटक में है। अगला झील देखते हैं, वह झील जो भारत के 2 राज्यों में स्थित है वो पुलिकट है, केरल और तमिलनाडु में, सॉरी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है, ठीक, दोनों के बीच। अगला दिया है भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर है। लिखा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का है दोस्तों, ये भी खारे पानी की है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर है, जम्मू कश्मीर में है। अगला वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हुआ वो इंदिरा सागर है। रहस्यमयी झील कहाँ है, तो रूपकुंड है झील है। अगला दिया मुंबई की मीठी नदी निकलती है बिहार झील से। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा के। भारत में फुलहर झील जो है स्थित है तो ये यूपी में स्थित है, गोमती नदी निकलती है यहाँ से। अगला है सियाचिन हिमनदी नुब्रा घाटी में स्थित है। बैफो हिमनदी ब्राह ब्राब लोह घाटी में है। बारासिगरी हिमनदी या चंद्र घाटी, फिर सोना पानी हिमनदी चंद्रा घाटी लाहौली। अगला दिया है माना उत्तराखंड में है। माना नीति लिपू ये सारे उत्तराखंड में है। दीफू अरुणाचल प्रदेश का है। आघिल आघिल जो है लद्दाख में है। अगला वह कार्य जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है वो कौन सा है, पश्चिमी विक्षोभ है। क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है। अगला है चौरा बड़ी ग्लेशियर स्थित है तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है, कई बार पूछा गया है तो याद रखेंगे थोड़ा तो ज्यादा बेटर होगा। अगला भारत के प्रमुख दर्रे दोस्तों है। भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा है तो वो सिक्किम में है। जलिपला कहाँ है, सिक्किम में। अगला वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है वो खैबर दर्रा है। वह दर्रा जिसमें लेह जाने का रास्ता है जोजिला है। अगला है कि नाथुला दर्रा राज्य में है सिक्किम। देखिए दोनों क्वेश्चन है, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा व्यापार के लिए पुनः खोला गया, तो सिक्किम से हम कहाँ जा सकते हैं, चाइना जा सकते हैं। अगला रोहतांग दर्रा वो हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ, हिमाचल प्रदेश। अगला दिया बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में आएगा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में। अगला दिया शिपकिला तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। अगला क्वेश्चन है मानसून में, मतलब अगर हम बात करें भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली पवन है तो दक्षिण पश्चिमी पवन है। भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है मानसून का है। भारत का वह राज्य जहाँ मानसून सबसे पहले पहुंचता है केरल है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी। अगला है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है चेन्नई। अगला है एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और ढलाव ढलाव पहाड़ी स्थल किसकी खेती अभिष्ट है, वो चाय की है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा करने वाला राज्य तमिलनाडु है। वह स्थान जहाँ पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है वो लेह है। अगला दिया भारत का वह क्षेत्र जहाँ औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है जम्मू कश्मीर है। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा का पानी का तेज से बह जाना, वर्षा के पानी की शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में तेजी से होना, ये तीनों कारण है दोस्तों। अगला है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। अगला कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान लघु औद्योगिक इकाइयों का। अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा का वाला राज्य है केरल, हरियाली योजना संबंधित जल प्रबंधन से। आगे अगर हम बात करें भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है उत्तर पश्चिम। अगला दिया है पुनर्भरण योग्य भौमजल संस्थान में सबसे संपन्न राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान हिमालयी पश्चिम हिमालय में होता है वो कम होता है। लिखा है शुष्कता दशा संदर्भित है वो निम्न आर्द्रता। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान मौसिनराम है। तड़ित मेघ कहते हैं तो कपासी वर्षा, लौटती मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। अगला है कि भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब लानीना भी प्रबल होता है। अगला है वन के बारे में देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है कि अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। अगला भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है तो मालाबार तट है। अगला भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य
जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है तो कहाँ है? मिजोरम में है। याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में दोस्तों। सदाबहार यानी एवरग्रीन, हमेशा वो हरे-भरे नज़र आएँगे आपको, ठीक। अगला दिया भारत का वह राज्य जहाँ सागौन वन पाया जाता है, मध्य प्रदेश दोस्तों, सागौन के लिए जाना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। अगला है कि वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है तो पूर्वी दक्कन का है। किसका? पूर्वी दक्कन का। देखा वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है, यूकेलिप्टस है। अगला है राष्ट्रीय वन नीति में भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल क्षेत्र के किनारे प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है 1/3। अगला है राज्य समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र 75% से अधिक क्षेत्रफल आच्छादित है, वो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का प्रतिशत कितना है? तो 21.71% है। नोट है कि कुल क्षेत्रफल में वन आच्छादन का क्षेत्र है 2.91, वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्रफल है 24.62%। नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, भूटान है। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है लगभग 12%। वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है तो अरुणाचल प्रदेश। सागौन तथा साल उत्पाद है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगला भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग है वन आच्छादित तो मिजोरम। अगला दिया है भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं तो गंगा डेल्टा में। अगला वह राज्य जिसमें वनाच्छादित क्षेत्र भूमि का अधिकतम प्रतिशत मिलता है अरुणाचल प्रदेश। अगला वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित है क्षेत्र उत्तर प्रदेश। अगला है कि प्राकृतिक आपदाएं, ये क्या है? प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना होती है वो अकाल और बाढ़ होती है। अगला क्वेश्चन दिया है भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला जोन ऑफ हाई सिस्मिक इंटेंसिटी में नहीं होता आता है वो कर्नाटक है। अगला है भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहण क्षेत्र जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अगला है भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है तो कितने में किया गया है? 4 में दोस्तों। देखा किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं दिखाई देते, 50 वर्ष से ज़्यादा अगर हो जाए और ना दिखे तो उसे हम विलुप्त मान लेते हैं। अगला बाढ़ का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन-सा? बिहार है दोस्तों भारत का। अगला सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाओं में आने वाला जो है राज्य कौन-सा? उड़ीसा है। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएँ थी चक्रवात वगैरह। अगला जलोढ़ मिट्टी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों पाई जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र में है, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में है, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पड़ती है। अगला क्वेश्चन भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कहाँ है? गोंडवाना की है। पुरातात्विक साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है तो उत्तर की ओर दोस्तों खिसका है। अभी खिसक भी रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल में कितना खिसक रहा है तो 5 सेंटीमीटर जो है 1 साल में हम चाइना को धक्का दे रहे हैं, ठीक? इसीलिए हमें भूकंप की गतिविधियाँ भी देखने को मिलती हैं। अगला दिया है कि मृदा से संबंधित है तो इडेफिक। अगला बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी है तो कौन सी है? रेगुर है दोस्तों। दोस्तों देखिए इसमें जो है बहुत सारा मतलब जो कंटेंट है, टाइम देखते पहले देखते हैं कैसे क्या करते हैं। देखिए लिखा शैल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेपों डिपॉजिट का प्रमुख स्रोत क्या है? गोंडवाना तंत्र है। भारत में निम्न शैल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं धारवाड़ तंत्र। अगला द्वीप प्रायद्वीपीय भारत हिम युगों में से वह युग जिसमें हिमानीकृत हुआ है प्लेस्टोसिन युग। अगला दिया है कि बिंद शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है चूना पत्थर दोस्तों। अगला है शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है तो शिष्ट है। अगला भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा? धारवाड़। देखिए खनिज की बात अगर आए तो धड़-धड़ यानी धारवाड़। अगला दिया भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता अत्यंत रूपांतरित हैं, खनिज पदार्थों से युक्त हैं। काली मिट्टी के बारे में जानते हैं, काली मिट्टी को जाना जाता है तो रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी। वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है वो कौन सी होती है? काली होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है। काली कपासी मिट्टी जानी जाती है रेगुर नाम से। स्वतः कृषि या जुताई वाली मिट्टी कपास की काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सोल लगभग 43% भाग पर दोस्तों पाई जाती है भारत के। पूछा गया है कि सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में? जलोढ़ है। देखिए यहाँ पे अगर लिखा है कि जलोढ़ मिट्टी तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में है, लैटेराइट केरल व असम में है। लैटेराइट में दोस्तों जो है मसाला सबसे अधिक होता है, ठीक।
लाल मिट्टी तमिलनाडु में है। आगे अगर हम बात करें तो वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है वो कौन सा है? चंबल घाटी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है तो जलोढ़ मृदा है। गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है तो बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। लेटराइट मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में। अगला है लवणीय और क्षारीय मिट्टी की अगर हम बात करें तो लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा पठार। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र है तो उत्तर प्रदेश राज्य। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात। वह मिट्टी जिसको जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोग में बनाया जाता है तो क्षारीय है। पर्वतीय मृदा तथा अन्य अगर हम तथ्य की बात करें तो भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वह है जस्ता। अगला है कि भारत का वह क्षेत्र जहाँ मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है वो शिवालिक पहाड़ियों का पाद क्षेत्र है, यानी जो शिवालिक क्षेत्र नीचे वाला जो पोर्शन होता है शिवालिक का वही है। ठीक। अगला है कि ह्यूमस उदाहरण है तो जैविक कोलाइट का है। आगे हम बात करें सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना। देखिए गोंडवाना संयंत्रों में पाई जाती है तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है। घाट प्रभा नहर परियोजना है कर्नाटक की। उकाई नहर तो उकाई गुजरात की है। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों नीरा नहर कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। तुलबुल तो ये झेलम की है। ठीक। आगे हम बात करें तो उकाई कहाँ की है? अभी हम लोग देखे थे ताप्ती नदी हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा। देखिए जब सूर्य तपेगा तो उकाई आएगी, हमें क्या आएगी? उकाई। तो ये इस तरह हम याद कर सकते हैं। देखिए जायकावड़ी यानी गोदावरी की है महाराष्ट्र की में है। खड़गवासला ये मुथा, खड़गवासला कहाँ? महाराष्ट्र में ही पड़ेगा। उसका मयूराक्षी जो है मयूराक्षी नदी है। ठीक दोस्तों। अगला दिया है तेरुथानी बांध कहाँ स्थित है? पेरियार नदी पे। कहाँ है? पेरियार नदी। लिखा मलमपुझा बांध कहाँ है? मलमपुझा नदी पे है। देखिए वही नदी सेम है, सेम बांध है। कोटेश्वर बांध जो है कोटेश्वर कहाँ है? तो भागीरथी पर है। वह राज्य जहाँ सुइल नदी परियोजना चल रही है हिमाचल प्रदेश है। भागीरथी मैंने बताया था टिहरी यानी गिलहरी भागी और रथ पे चढ़ गए। टिहरी बांध भागीरथी उत्तराखंड। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश में। बेतवा नदी बांध बना है तो कहाँ है? राजघाट। बेटवा हमारा क्या करेगा? राज करेगा। ठीक। और परीक्षा देगा तो राज करेगा, परीक्षा बांध हो जाएगा। माता टीला बांध भी इसी पे है, बेतवा नदी पर माता टीला बांध रानी लक्ष्मीबाई बांध का ही नाम है। अगला है कि वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में हुआ है वो कौन सी है? भागीरथी। गिलहरी भागी और रथ पे चढ़ गई भागीरथ। सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, एमपी है और राजस्थान है। नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है कृष्णा नदी। अगला है भारत का वह राज्य जहाँ नागार्जुन सागर परियोजना है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है तो गुजरात में है दोस्तों। वह नदी घाटी परियोजनाओं जिसका लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है वो है चंबल घाटी परियोजना। ठीक। अगला दिया है चंबल। देखिए ये राजस्थान को भी मिलता है, एमपी को भी मिलता है, यूपी को भी मिलता है। ठीक। तीन को मिलता है। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी तो देखिए बेतवा नदी हो जाएगा। राजघाट बांध बेतवा नदी। अगला है भारत का वह राज्य जहाँ सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होती है उत्तर प्रदेश है दोस्तों। अगला है रणजीत सागर बांध अवस्थित है तो रावी नदी पर है। कहाँ है? रावी नदी पर। अगला है तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी पर है। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया है तो दिनसा जे दस्तूर। वह परियोजना जो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है तो तेलुगु गंगा। अगला इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज है। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ तो सरयू पार मैदान। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान इंदिरा जो है नहर निकलती है तो सतलज में निकलती है। सतलज मतलब नदी से। लिखा है रोहतांग जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में। शिव समुद्रम कहाँ है? कर्नाटक में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर अभी हम बताया। उन दो राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला है बगलिहार परियोजना कहाँ है? तो चेनाब नदी पर है। कहाँ है? चेनाब नदी पर। दुलहस्ती कहाँ है? चेनाब नदी पर है। ठीक। दुलहस्ती बगलिहार और कौन सा है? और सलाल। सलाल बांध कहाँ है? ये सलाल परियोजना भी कहाँ है? तो यही चेनाब नदी पर है। ठीक। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? अंडमान निकोबार। अगला है कि मंगलम सिंचाई कहाँ है? तो केरल में है। ठीक। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी कौन है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसमें 90 के आसपास मतलब पेज है टोटल। अभी 70 पे हम जैसे पहुंचे हैं तो हमें अभी 20 पेज जाना पड़ेगा लगभग। 20 पेज के आसपास मतलब लगभग मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो एक मतलब ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा है थोड़ा।
तो मतलब अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि 2 वीडियो मैं बना दूँ, क्योंकि 50 हो ही गया है मान लीजिए, 2 घंटे की वीडियो होगी तो 1-1 घंटे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक? ना मुझे होगी दोस्तों पढ़ाने में, क्योंकि लगातार बोलना मतलब ऐसे बिना कुछ खाए-पिए दिक्कत होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी मतलब कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं स्पीड पकड़ने लगूँगा, तो आप ही में कमेंट करेंगे कि इतनी तेज़ पढ़ाते हो, ये है, वो है। तो मैं इसलिए आज नॉर्मल बहुत नॉर्मल चल रहा हूँ, कि मतलब स्पीड ना बढ़ाऊँ, क्योंकि किसी को मतलब मैं मानता हूँ दोस्तों, जब हम कोई चीज़ स्पीड में पढ़ते हैं तो उतनी स्पीड में, जितनी स्पीड में हम पढ़ते हैं उतनी स्पीड में हमारे दिमाग से वो चीज़ बाहर भी होती है। इसलिए मैं कभी नहीं सजेस्ट करता हूँ कि 2.0 पे देखो। 1.5 बहुत है, बहुत ज़्यादा है 1.5 दोस्तों रिवीजन के लिए। इससे ज़्यादा कभी भी आप कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, तो अगर 2.0 में आपका कोर्स कंप्लीट हुआ, एक तरफ कोर्स कंप्लीट, एक तरफ आपके दिमाग से सारी चीज़ें बाहर। आप खुद ही करके देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो, स्पीड में जितनी पढ़ते होंगे उतनी स्पीड में आपको याद नहीं रहता है। एग्ज़ाम टाइम यही होता है कि हमें पे हम पढ़े तो सब कुछ, कोर्स भी सारा सब कुछ, लेकिन माइंड में कुछ नहीं। तो ये चीज़ याद रखिए कि नॉर्मल जितना पढ़ेंगे उतना बेटर होगा, ठीक? देखिए, अगर हम बात करें हम ये वाला पेज देखते हैं पहले। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है तो मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से। अगला फरक्का बैराज का निर्माण है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने से। अगला है बकिंघम नहर का प्रमुख कार्य क्या है? सिंचाई और नौका गमन। अगला है बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है, प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। अगला सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाखड़ा नागल। अगला इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत क्या है? तो सतलज और ब्यास है। अगला क्वेश्चन दिया दूध सागर विकास योजना, जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जनवरी 2012 में दी है, वो त्रिपुरा से है। जवाहर सागर बांध जो है कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक। अगला क्वेश्चन मिट्टूर, यानी मैंने कहा टूर पे चलना है, मुझे मिलना है, तो कहा कब? तो यानी कावेरी बांध। कब से कावेरी बांध? टूर से मिट्टूर। कब से मतलब मिलना से तमिलनाडु। हीरा हमेशा महान नदी में मिलेगा, यानी महानदी उड़ीसा में। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में ही है। कृष्णराज बांध नागर मतलब कर्नाटक में है। खनिज संसाधन के बारे में देखते हैं दोस्तों। खनिज अयस्क जैसे कोडरमा में जो है प्रचुर मात्रा में अभ्रक पाया जाता है कोडरमा। देखिए दंतेवाड़ा तो छत्तीसगढ़ में है, ठीक। और अगर हम बात करें तो अगर कोई दांत दिखाएगा तो उसके 32 दांत होते हैं, लेकिन हम मान लेंगे 36 दांत तोड़ देंगे उसके, ठीक। नोवा मुंडी ये झारखंड में है, ठीक। उसके बाद देखिए मुंडी, नोवा मुंडी। उसके बाद है सुंदर नाटक, यानी जो सुंदर होते हैं वो नाटक करते रहते हैं कि मैं आई एम सुंदर, मतलब कुछ भी याद कर लीजिए दोस्तों, मैं ये नहीं मतलब सुंदर तो सब होते हैं ना अपने आप में। तो ये नाटक मतलब कुछ भी रिलेट करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि सुंदर की खदान कहाँ है? कर्नाटक में है। तो कुछ भी रिलेट करना का मैं कह रहा हूँ, बाकी गलत ना लीजिएगा। देखिए बैला डीला, तो ये जो ढीला है ना, ये क्या है? लोहे की खान है। क्या है? लोहा। लोहा भी बहुत ढीले जैसा होता है, खेत में जो ढीला नहीं होता है, देखिए मजबूत होता है। अगर किसी को मार दो कोई ढीला, तो कहो जो वहीं बैठ जाए ना। हम लोग खेत में पहले खेलते नहीं थे, एक लोग उधर से एक लोग इधर से, हम उनको मारते थे वो हमको मारते थे, लग जाती थी तो रोते थे दोनों लोग। तो ये चीज, तो वो ढीला क्या होता है? लोहे के जैसा होता है, तो बैला ढीला लोहे की खान है छत्तीसगढ़ में, ठीक। तांबा, वाह भैया, तरेगांव या तलोजा खान। लौ एस की जैसे बैलाडीला अभी मैंने बताया। मैग्नीज बालाघाट। देखिए मैं गंजा हो गया, मैग्नीज, मैं गंजा या मैग्नीज, ठीक है, मैं गंजा इस तरह याद कर सकते कि नहीं? मैं गंजा यानी मैगजीन, थोड़ा मिल रहा है ना मैग्नीज। अब देखिए बाला मूवी देखे हो? बाला, उसमें भी यही गंजे की ही शिकायत है, ठीक। तो ये हो जाएगा वहाँ, आयुष्मान खुराना की है। अभ्रक नेल्लौर। अगला दिया है कि खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020 और 21 के अनुसार दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगला है उड़ीसा में कोरबा का महत्व है, तो एल्युमिनियम के लिए दोस्तों जाना जाता है कोरबा। अगला लौह अयस्क के कुद्रेमुख, ठीक। अगला है राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है तो क्योंझर से होती है। कहाँ से? क्योंझर। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है तो लौह अयस्क से दोस्तों। अगला भारत में निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में जो है कोयला क्षेत्रों में काफ़ी दूर भाई मतलब स्थित है, तो ये भद्रावती है। तो दोस्तों हम सोच रहे हैं आगे और देखते हैं, पहले थोड़ा कॉपर के बारे में। लिखा है राजस्थान का लगभग एक अधिकार है तो जस्ता में है, मतलब वह राज्य जहाँ तांबा का सबसे अधिक भंडार है, राजस्थान में दोस्तों। देखिए चांदी, एल्युमिनियम, जस्ता ये सारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा है। बॉक्साइट भारत में दो शीर्ष बॉक्साइट राज्य हैं, उड़ीसा और गुजरात, ठीक। अब देखिए हम कोयले से कल स्टार्ट करेंगे, आज नहीं करेंगे दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ। देखिए मैं कंप्लीट कराने को तो कहा था, लेकिन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फिर बहुत स्पीड पकड़नी पड़ेगी और फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो हम कल यहीं से कंटिन्यू कर देंगे।
तो दोस्तों आपसे इससे कोई लेना-देना नहीं होता है कि मतलब हमें एक साथ देखनी भाई दोस्तों आप पीडीएफ पूरी एक लाइन से देख लीजिएगा प्लेलिस्ट जब आप पूरी हो जाएगी प्लेलिस्ट और क्या, आपको एक-एक नहीं देखना। कुछ लोगों को मैराथन देखने में बड़ा मज़ा आता है। दोस्तों ये तो समझिए मैराथन में जब कोई पढ़ाएगा तो कितनी स्पीड में पढ़ाएगा, कितनी मतलब नॉर्मल नहीं पढ़ाएगा वो, बहुत स्पीड में चलेगा। और दोस्तों फिर जितनी स्पीड में वो चलेगा आप उससे दुगना चलेंगे 2.0 पे, तो अब तो काम हो गया आपका, कुछ भी ना समझ में आएगा ना। तो नॉर्मल देखिए दोस्तों, थोड़ा-थोड़ा देखेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। अब जितनी चीज़ें मैंने बताया आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ले जैसे बाला-ढीला, लौह-अयस्क, ढीला, लोहा, तो थोड़ा मतलब इस तरह याद कर लेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा माइंड में ना। हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। और देखिए कुछ लोग कहेंगे कि बुक मैं खुद से पढ़ सकता हूँ, कर लोगे, पढ़ लोगे, मानता हूँ, लेकिन रिलेट खुद से ना कर पाओगे कभी दोस्तों, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक? तो रिलेट करना जो सिखा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। बुक है आपके पास फिर भी एक बार आपको तो पढ़ लेना चाहिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी दोस्तों, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा भी समझदार हैं, सारी चीज़ें हैं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।